हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बॉटनी CLC सीकर। तो बेटा स्वागत आपका लेक्चर नंबर 114 114 में। तो बढ़िया, आप अच्छे से पूरा NCERT की पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो आप पढ़ रहे थे। तो देखिए बेटा कि वहाँ नेगेटिव इंटरेक्शन में जो लास्ट इंटरेक्शन जो ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया की रह गई थी फोर्थ, उसको अपन कहते हैं बेटा अमेन्सलिज्म। क्या कहते हैं बताओ? अमेन्सलिज्म जो बेटा प्रतिजीविता है, और अमेन्सलिज्म आप समझ सकते हैं कि जीरो माइनस ये इंटरेक्शन है। अमेन्सलिज्म जीरो माइनस यानी इस अन्योन्य क्रिया के अंदर अन्योन्य क्रिया करने वाली दो जातियों की जो पॉपुलेशंस हैं, तो आप जानते हैं दो भिन्न भिन्न जाति है, उसमें से एक अप्रभावित रहेगी, न लाभ और न हानि, लेकिन दूसरी अपन बात रही कि दूसरी के लिए वो हार्मफुल है, हानि होगी। यस, तो आप समझ रहे बेटा कि इसे आप कहते हैं अमेन्सलिज्म। यस, अब देखिए बेटा कि जो अमेन्सलिज्म है इसमें दो प्रक्रम हैं। एक अपन बात बेटा कि बेटा अमेन्सलिज्म के अंदर जो प्रक्रम है वो दो प्रक्रम आपको मैं बता रहा हूँ। एक अपन बात बेटा की है, एक प्रोसेस आपकी है एलिलोपैथी है, और दूसरा जो प्रोसेस है जो नीट एग्जाम में आ चुका है बेटा बार बार, वो आपका है एंटीबायोसिस। यहाँ बेटा जो एलिलोपैथी आपको दे रखा है वो अपन बात बेटा कि ये पादपों के लिए एलिलोपैथी। यस बेटा, और एंटीबायोसिस ये किसके लिए बेटा? जंतुओं के लिए। यस, अब देखिए बेटा अपन इसको प्रूव करते हैं या फिर इसको अपन समझने की पूरी कोशिश करते हैं। फर्स्ट अपन लेते हैं एलिलोपैथी जो पादपों के लिए है, सेकंड आपका एंटीबायोसिस जो जंतुओं के लिए है, या जो भी अपन बात रहे माइक्रोब या इनके लिए आपका है। यस, अब देखिएगा बेटा कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जैसे अपन इस बात को सिद्ध करते हैं एलिलोपैथी क्या होती है। तो एलिलोपैथी क्या होती है बेटा? कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, कुछ ऐसे पादप होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक केमिकल विशिष्ट रसायन स्रावित करते हैं, और वो जो केमिकल पादप तो सिक्रेट कर देगा, पादप पर कोई प्रभाव नहीं होगा, वो अप्रभावित रहेगा, लेकिन उन केमिकल से वहाँ अन्य पादपों की वृद्धि संदमित हो जाएगी। अन्य पादपों की वृद्धि क्या हो जाएगी? संदमित हो जाएगी। इसको आप क्या कहते हो? एलिलोपैथी। तो आप कहोगे कि भाई कुछ पादप विशिष्ट रसायन विमुक्त करते हैं। यस बेटा, जो अन्य पादपों की वृद्धि को संदमित करते हैं। तो ये घटना आपकी क्या होगी बेटा? एलिलोपैथी। अब मैं देखो आपको बताना चाह रहा हूँ उसके एग्जाम्पल, जैसे पार्थेनियम बेटा आप समझ सकते हो कि जो पार्थेनियम होता है, इसको अपन बात बेटा कि अपन क्या बोलते हैं? पार्थेनियम को अपन बोलते हैं कैरट ग्रास, है ना, गाजर घास भी बोल सकते हैं, या इसको अपन बोलते हैं कांग्रेस ग्रास। और बेटा आपको पता है एक गेहूं की अपन ने एक संकर किस्म आयातित की थी, दूसरे कंट्री से इंपोर्ट की थी, उसके साथ में एक खरपतवार आ गया था पार्थेनियम। यस, तो पार्थेनियम, कैरट ग्रास, गाजर घास या कांग्रेस ग्रास। तो ये जो बेटा आप समझ सकते हो कि जो पार्थेनियम है ये स्पेसिफिक केमिकल सिक्रेट करेगा। अब ये पार्थेनियम बेटा आप जानते हैं कि सिक्रेट स्पेसिफिक केमिकल विशिष्ट रसायन ये स्रावित करेगा। यस, जैसे ट्रांस एमिनिन, ऐसे कुछ स्पेसिफिक केमिकल ये सिक्रेट करेगा। तो देखो इस पार्थेनियम प्लांट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये जीरो हो गया, अप्रभावित। लेकिन जब ये स्पेसिफिक केमिकल सिक्रेट करेगा तो अन्य पादपों की, कई अन्य पादपों की वृद्धि क्या हो जाएगी, संदमित हो जाएगी।
है ना बेटा। कई अन्य पादपों की वृद्धि, अन्य पादपों की वृद्धि संदमित हो जाती है। कई अन्य पादपों की वृद्धि क्या हो जाती है बेटा, संदमित हो जाती है। जैसे अपन बात करें विंका है, अकेसिया है, तो ये आप समझ रहे हैं कि बेटा एलोपैथी। और एलोपैथी में एक आपको मैं एग्जांपल और बताऊं, एग्जांपल सेकंड बेटा, जिसको आप कहते हैं स्मूथर क्रॉप। स्मूथर क्रॉप, ये स्मूथर क्रॉप क्या होती है? स्मूथर क्रॉप बेटा कुछ विशेष फसलें होती हैं जो आप समझ सकते हैं बेटा कि कई प्रकार के केमिकल मतलब रसायन स्रावित करती हैं, तो इनके पास खरपतवार की वृद्धि नहीं होती या खरपतवारों की वृद्धि संदमित हो जाती है। खरपतवारों की वृद्धि संदमित हो जाती है। तो आप कहोगे कि ये पसली पादप कुछ रसायन स्रावित करते हैं जिससे इनके आसपास खरपतवारों की वृद्धि संदमित होती है। खरपतवारों की वृद्धि क्या होती है बेटा, संदमित। अब देखिएगा कि जो स्मूथर क्रॉप हैं, ये कौन कौन सी क्रॉप स्मूथर क्रॉप हैं, तो मैं आपको बता दूं। जैसे बेटा सनफ्लावर, जो सूर्यमुखी होती है, सनफ्लावर। इसके अलावा जैसे बार्ले, जो जानते हो ना, बार्ले गेहूं जो होता है ना। और ऐसे अपन बात करें कि ओसीमम, तुलसी, तो इनके आसपास ये आप जानते हैं कि ये केमिकल सिक्रेट करेंगी। ये जैसे ही केमिकल सिक्रेट, इन पे कोई प्रभाव नहीं होगा, ये अप्रभावित रहेंगी, न लाभ और न हानि। और ये जैसे ही केमिकल सिक्रेट करेगी तो इनके आसपास जो खरपतवारों की वृद्धि है, खरपतवारों की पहले से लिखेंगे कि केमिकल सिक्रेट करेंगी, और जैसे ही केमिकल सिक्रेट करेगी तो खरपतवारों की वृद्धि क्या हो जाएगी, खरपतवारों की वृद्धि संदमित। और जैसे ही खरपतवारों की वृद्धि संदमित हो जाएगी तो उन पर क्या हो गया, माइनस इफेक्ट हो गए। तो जीरो और क्या हो गया, माइनस। तो इनको आप कहते हो बेटा स्मूथर क्रॉप। यस बेटा, स्मूथर क्रॉप आप कहते हो सनफ्लावर को, बार्ले को और ओसीमम को, है ना। और ये रसायन विमुक्त करती हैं। तो आपको मैंने बार बार बताया कि रसायन विमुक्त करने से अपने बात के आसपास इनके खरपतवारों की वृद्धि को संदमित करती हैं। तो ये आप समझ रहे हैं कि स्मूथर क्रॉप कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, स्मूथर क्रॉप। तो ये आपका अमेंसेलिज्म का हो गया। और एक सबसे बेस्ट, जो अब आप सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड जिसको आप कहते हैं एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस, तो देखो बेटा कि जो एंटीबायोसिस क्या होती है, एंटीबायोसिस क्या होती है, प्रतिजीविता क्या होती है। यस, ये भी एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है किसका, अमेंसेलिज्म का एक इवेंट है। देखिए कुछ बैक्टीरिया, आप समझ सकते हैं कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं या कुछ फंजाई होते हैं या अन्य कोई भी हो सकता है, जो आप जानते हैं कि ज़्यादातर तो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं जो कुछ विशेष केमिकल यानी एंटीबायोटिक सिक्रेट करते हैं। अब जिसने एंटीबायोटिक को सिक्रेट किया उस पर कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन वो एंटीबायोटिक अदर बैक्टीरिया को किल कर देती है, अदर बैक्टीरिया की वृद्धि को क्या कर देती है, संदमित कर देती है। तो ये आपका पॉइंट क्या होता है बेटा, एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस। देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे ध्यान से सुनना, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, तो पेनिसिलियम उसकी एक स्पीसीज है नोटेटम, है ना, आपने 11वीं में पढ़ा होगा। तो पेनिसिलियम नोटेटम एक फंजाई है, कवक फंजाई। यस, अब आप समझ सकते हैं कि ये जो पेनिसिलियम नोटेटम है ये सिक्रेट करता है क्या, एक एंटीबायोटिक सिक्रेट करता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक विशिष्ट केमिकल एंटीबायोटिक, तो ये एंटीबायोटिक सिक्रेट करता है पेनिसिलिन। और इस पेनिसिलिन के प्रभाव से इसके आसपास स्टेफाइलोकोकस जैसे कई बैक्टीरिया की मृत्यु हो जाती है। तो किल मैनी बैक्टीरिया, किल मैनी बैक्टीरिया। अब इन बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल हो गया, और यहाँ इस पेनिसिलिन कवक पर, इस कवक पर कोई प्रभाव नहीं है, अप्रभावित, और उस बैक्टीरिया के लिए ये क्या हो गया, माइनस हो गया। बात को समझे। तो ये आपका एग्जाम्पल क्या हो गया, एंटीबायोसिस। और ये एंटीबायोसिस ही जो नीट एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। बात को समझ रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि यही आपसे नीट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अराइज किया गया
पेनिसिलियम से रिलेटेड। यस, अब अपन बात बढ़ा कि इसके अंदर और भी अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अपन बात बढ़ा कि माइक्रोसिस्टिस है, और आप जानते हैं कि माइक्रोसिस्टिस, तो माइक्रोसिस्टिस क्या करता है, माइक्रोसिस्टिस ये आप जानते हो कि डायनोफ्लेजेट्स है, और आप जानते हो बेटा कि ये केमिकल सिक्रेट करता है, केमिकल सिक्रेट करता है हाइड्रोक्सिल एमाइन। ये केमिकल सिक्रेट करता है, रसायन स्त्रावित करता है, रसायन स्त्रावित, और वो आपका होता है जैसे अपन बात रहा है कि हाइड्रोक्सिल एमाइन। और ये हाइड्रोक्सिल एमाइन से किल मैनी फिशेज, कई सारी मछलियों की मृत्यु हो जाती है, किल मैनी फिशेज। ये लो जी, किल मैनी फिशेज, तो ये फिशेज के लिए माइनस हो गया, इसके ऊपर क्या हो गया, 0। यस, तो ये एक प्रकार की क्या होगी बेटा, एंटीबायोसिस, या स्पेशली तो एंटीबायोटिक वाला लेते हैं एंटीबायोसिस में। ऐसे ही क्लोरेला क्या स्रावित करता है, क्लोरेलिन, एक एंटीबायोटिक। तो ये जितने भी एंटीबायोटिक सिक्रेट करने वाले होते हैं, आप जानते हैं कि उस पर खुद तो 0 रहेगा, और दूसरे अन्य सूक्ष्म जीवों के लिए वो हार्मफुल हो जाएगा, माइनस इफेक्ट उस पर आएगा। तो ये बेटा आपके सामने होती है क्या, अमेन्सेलिज्म। क्या होती है बेटा, अमेन्सेलिज्म होती है। यस, और 0- तो एक प्रकार की नेगेटिव इंटरेक्शन ही है, नेगेटिव इंटरेक्शन में ये आता है। क्लियर बेटा, तो ये आप समझ सकते हैं कि अपनी सारी इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन या जो पॉपुलेशन इंटरेक्शंस थी वो कंप्लीट हो गई। यस बेटा, और बहुत अच्छे से आप पॉपुलेशन इंटरेक्शंस को पूरा करें। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके मॉड्यूल और जो बायो डीटीएस या फिर अपन ने जो प्रीवियस ईयर नीट एग्जाम के क्वेश्चंस अपने सोल्व कर रखे हैं, नीट 2013 से 2019 सीएलसी के यूट्यूब चैनल पे, आप उनको सोल्व करें, एक एक कंसेप्ट को आप पहचाने बेटा। और अब अपन देखिए इनका कुछ अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इन पॉपुलेशन इंटरेक्शन या इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन का ग्राफी निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। देन अपना नेक्स्ट चैप्टर जो अपना है इकोसिस्टम, पारितंत्र को अपन शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट आप देखिए बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटर स्पेसिफिक रिलेशन, यानी अंतरजातीय संबंधों के ग्राफी निरूपण। तो अपन ने जितनी भी जो इंटरेक्शन पढ़ी है, पॉजिटिव इंटरेक्शन में 3 अपन ने पढ़ी है, म्यूचुअलिज्म, सहउपकारिता, कमेंसलिज्म, सहभोजिता, और प्रोटोकॉपरेशन, प्राक सहयोगिता। और नेगेटिव इंटरेक्शन में अपन ने परभक्षण है, परजीविता है, स्पर्धा है, और अभी लास्ट अपन अमेन्सेलिज्म। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले देखो आप बेटा कि यहाँ अपन पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, पॉजिटिव 2 इंटरेक्शन की बात यहाँ कर लेते हैं बेटा। पॉजिटिव इंटरेक्शन तो आप समझ सकते हैं, जैसे ए आपका है म्यूचुअलिज्म, सहउपकारिता। यस बेटा, तो जो म्यूचुअलिज्म है, सहउपकारिता है, सिम्बायोसिस है। आपको अपन ने अच्छे से बताया था कि प्लस प्लस संबंध है, प्लस प्लस संबंध। यस बेटा, आप समझ रहे हैं। अब देखिएगा कि जो म्यूचुअलिज्म है, सहउपकारिता है म्यूचुअलिज्म, उसके लिए अगर अपन ग्राफी निरूपण देते हैं तो पॉपुलेशन और टाइम टी में, तो देखो बेटा कि यहाँ अगर अपन ग्राफी निरूपण देंगे तो देखिएगा बेटा कि टाइम टी और टाइम टी के बीच जो 2 भिन्न जातियों की पॉपुलेशंस हैं, पॉपुलेशन समष्टि, तो जो भिन्न जातियों की पॉपुलेशन है टाइम टी के साथ, तो आप समझ रहे हैं कि म्यूचुअलिज्म के अंदर दोनों आप जानते हैं कि अविकल्पी संबंध रखती हैं और परस्पर एक दूसरे से दोनों को ही क्या होता है, लाभ होता है। तो परस्पर एक दूसरे से दोनों को ही लाभ होता है, परस्पर एक दूसरे से दोनों को लाभ होता है, और दोनों कुछ ऐसा प्रयास करती हैं कि ये संबंध लंबे समय तक बना रहे, यानी सह उद्विकास, को-इवोल्यूशन दर्शाती हैं। और आप समझिए दोनों ही ऐसा प्रयास करती हैं कि संबंध लंबे समय तक बना रहे, और दोनों एक दूसरे के लिए क्या होता है, बेनिफिट होता है, प्लस प्लस। तो ये ग्राफी निरूपण किसके लिए हो गया बेटा, म्यूचुअलिज्म के लिए। यस, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि जैसे मैं आपको बताऊं कमेंसलिज्म, सेकंड यहाँ पर मैं आपके सामने लूँ बी, और वो मैं बताऊं कॉमेंसलिज्म। तो कॉमेंसलिज्म बेटा आपको मैंने बताया था सहभोजिता,
और सहभोजिता आप समझ रहे हैं कि एक कैसा संबंध था, +0 रिलेशन, +0 यानी किसी एक को बेनिफिट था और दूसरा क्या था, अप्रभावित था, न तो लाभ और न ही हानि। तो इसके लिए अगर अपन ग्राफीय निरूपण देंगे तो नॉर्मल है, आप समझ रहे हैं बेटा कि यहाँ देखिएगा ये वही टाइम टी और ये अपन बात रहे कि दो भिन्न जातियों की जो पॉपुलेशंस हैं, पॉपुलेशन। यस, अब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई जो कमेंसलिज्म है, तो कमेंसलिज्म के अंदर आप एक को आप क्या कर दोगे, अप्रभावित, तो एक को आप क्या कर दोगे बेटा, अप्रभावित यानी 0, क्या कर दोगे बेटा, 0, अप्रभावित, है ना, उदासीन, न तो लाभ और न हानि, इसको कोई मतलब ही नहीं होता है। यस, तो ये उदासीन हो गया, न तो लाभ और न हानि। और दूसरी अपन बात करें कि यहाँ पर अपन इस वे में ले सकते हैं कि दूसरी को आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, दूसरे को क्या हो रहा है भाई, लाभ हो रहा है। तो ये किसके लिए हो गया बेटा ग्राफीय निरूपण, म्यूचुअलिज्म के लिए हो गया, है ना, म्यूचुअलिज्म यानी आप समझ रहे हैं कि सॉरी ये आपके लिए हो गया कॉमेंसलिज्म के लिए, सहभोजिता के लिए, प्लस और 0। यस, तो ये आप समझ रहे हैं बेटा कि पॉजिटिव इंटरेक्शन के लिए, प्रोटोकॉपरेशन के लिए ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन प्रोटोकॉपरेशन नॉन ऑब्लिगेटरी है ना, और ये क्या है, ऑब्लिगेटरी है म्यूचुअलिज्म। यस बेटा, अब देखिएगा आप जो नेगेटिव इंटरेक्शन है, नेगेटिव इंटरेक्शन की बात अपन करते हैं, तो कुछ नेगेटिव इंटरेक्शन के जो ग्राफीय निरूपण बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको बताता हूँ मैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा, ये बेटा बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम, जैसे आपका KVPI का एग्जाम होता है उसके अंदर आ जाते हैं, या फिर आपके प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, इसलिए सारा आपको दिमाग और ये होना चाहिए। यस बेटा, तो नेक्स्ट आप देखिएगा कि जो नेगेटिव इंटरेक्शंस के लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, नेगेटिव इंटरेक्शन के लिए, तो नेगेटिव इंटरेक्शन के लिए अगर आप ग्राफीय निरूपण देखेंगे ऋणात्मक अन्योन्य क्रियाओं के लिए, तो सबसे पहले जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म की बात करें, परजीविता, परजीविता आप समझ सकते हैं कि एक प्लस माइनस इंटरेक्शन है, और प्लस पर आप जानते हैं कि पैरासाइट होता है, परजीवी होता है, और माइनस पे आप जानते हैं बेटा क्या होता है, होस्ट, परपोषी होता है, परपोषी। यस बेटा, आपको अच्छे से पता है। अब देखिए कि आप यहाँ पर इसका ग्राफीय निरूपण देंगे तो इसके अंदर जो बहुत ही मुख्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, तो आप समझ रहे बेटा कि ये आपका टाइम टी की बात हो गई, ये अपन ऐसे कहें बेटा कि टाइम टी, और यहाँ पर वही दो भिन्न जातियों की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन। यस बेटा, तो आप समझ रहे हैं कि जो परजीविता के लिए अगर अपन ग्राफ लेंगे तो इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट कि परजीवी लंबे समय तक परपोषी का शोषण करता है, हाँ है ना, और लंबे समय तक शोषण करता है, तो आप समझ रहे हैं बेटा कि परजीवी को यहाँ पर बेनिफिट होता है और धीरे धीरे पोषक जो है वो कमज़ोर होता है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ जो पैरासाइट है, पैरासाइट, तो पैरासाइट के लिए है, पैरासाइट उसको प्लस बेनिफिट हो रहा है, और ये यहाँ पर अपना बात हो रहा है कि होस्ट के लिए है, उसको आप समझ रहे हैं कि माइनस, ये आप जानते हो होस्ट परपोषी के लिए है, यानी उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो ये ग्राफीय निरूपण आप जानते हो कि पैरासिटिज्म के लिए है, बात को समझ रहे बेटा, तो ये ग्राफीय निरूपण किसके लिए है, पैरासिटिज्म के लिए है। यस, यानी परजीवी प्लस और पोषक पर क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर, इस ग्राफीय निरूपण को अपन थोड़ा इस वे में भी शो कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी अपन इसको शो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ इस फॉर्म में ये परजीवी प्लस पैरासाइट, और ये आप समझ सकते हैं कि जैसे होस्ट के नहीं माइनस, तो ये होस्ट के लिए क्या हो गया, माइनस, ऐसा ही होता है। यस, तो ये आपका पैरासिटिज्म है, परजीविता है, क्या है बेटा, परजीविता। यस, अब देखिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन मैं आपको बताता हूँ जो एग्जाम में सबसे अच्छा आ सकता है, और वो है प्रीडेशन, परभक्षण।
तो देखिएगा प्रीडेशन परभक्षण का जो ग्राफीय निरूपण है वो बहुत ही मुख्य निरूपण है बेटा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी आपको सिखाएगा जो परभक्षण है, प्रीडेशन है। हालांकि प्रीडेशन भी प्लस माइनस संबंधी है। यहाँ सुनना देखो, प्रीडेशन परभक्षण, और परभक्षण में इस इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन में आप जानते हो कि प्लस माइनस रिलेशन है, लेकिन आप अच्छे से जानते हो बेटा कि प्लस के ऊपर कौन होता है, प्रीडेटर, प्रीडेटर, और यहाँ माइनस पे कौन होता है, प्रे, शिकार जाति, प्रे शिकार, यही तो होता है ना, ये परभक्षी और वो शिकार। लेकिन देखिए बेटा इस इंटरेक्शन में अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था कि भाई देखो परभक्षी, परभक्षी अपन बात बेटा परभक्षण के बहुत लाभ हैं कि प्रे के समष्टि घनत्व को नियंत्रित करता है। अगर परभक्षी नहीं होगा तो प्रे की संख्या बढ़ जाएगी, तो फिर स्पर्धा से उनमें से जो इन्फीरियर हैं वो खत्म हो जाएंगे, स्पर्धा वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। तो यस, तो वो स्पर्धा को कम करके मेंटेन करता है। आप जानते हैं कि डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करता है। लेकिन फिर अगली बात क्या थी कि परभक्षी विवेकी होता है, अपने आवश्यकता के अनुसार ही भोजन को लेगा, वो ज़्यादा दक्ष नहीं होगा। वो ज़्यादा दक्ष हो गया तो फिर ज़्यादा प्रे को खत्म कर दिया उसने, तो फिर प्रे खत्म हो जाएंगे तो उसकी खुद की मृत्यु हो सकती है। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेचर के अंदर प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप जो चलती है ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। नेचर में जो प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप चलती है, तो अपन देखो इसके अंदर जो इसका ग्राफीय निरूपण आपके सामने दें। यस, तो इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा ये अपन बात उठा कि टाइम टी और दो भिन्न जातियों की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन। यस, तो जो ग्राफीय निरूपण हो आपका होगा बेटा, वो देखो आप समझ रहे हैं कि इस फॉर्म में, इस फॉर्म में अपन बात उठा कि होगा इस फॉर्म में आपका ग्राफीय निरूपण होगा। जैसे अपने यहाँ पर अपना बात कि ले लेंगे तो आप समझ रहे बेटा कि जो ये इस फॉर्म में अपन बात बेटा कि प्रीडेटर और प्रे में रिलेशनशिप होगी। यहाँ पर आप इसको ले सकते हो, जैसे ये प्रीडेटर है, ये प्रीडेटर है, प्रीडेटर, और साथ साथ में ये क्या है, ये शिकार है, प्रे है। क्या भाई, शिकार, प्रे। बात को समझ रहे हैं? तो ये आप जानते हैं कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट कि प्रीडेटर प्रे के ऊपर कंट्रोल करता है। वैसे प्रे ज़्यादा होता है, प्रीडेटर प्रे पे कंट्रोल करता है, वो भी है। लेकिन प्रीडेटर विवेकी होता है, वो ज़्यादा प्रे को खत्म नहीं करेगा, वरना खुद की भी क्या हो सकती है, मृत्यु। तो ये बिल्कुल इस फॉर्म में चलते हैं। और या फिर इस इंट्रैक्शन को अपन ऐसे भी ले सकते हैं बेटा, ये इंट्रैक्शन क्वेश्चन के रूप में कई बार एग्जाम में पूछी गई है, और ये इंट्रैक्शन इस फॉर्म में भी हो सकती है। यस, वही टाइम टी और ये पॉपुलेशन। यस, तो देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रोसेस आपका प्रीडेशन और प्रे, तो ये इस फॉर्म में भी हो सकती है। इस फॉर्म में भी चल सकती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि वही प्रीडेटर, प्रीडेटर, प्रीडेटर और ऊपर क्या आपका बेटा, प्रे, प्रे शिकार। बात को समझ रहे हो कि मान लो अगर शिकार कम हो गए तो बाद में प्रीडेटर को भी नुकसान हो सकता है। बात को समझ रहे हैं? तो प्रीडेटर क्या करता है, प्रे की समष्टि घनत्व को भी नियंत्रित करता है, इसलिए प्रीडेटर जरूरी है, वरना तो प्रे में आपस में स्पर्धा को प्रे खुद ही खत्म हो जाएंगे। वो कहा ना कि अगर टाइगर नहीं होगा तो जो शाकाहारी हैं वो ओवर ग्रेजिंग करके पौधों को समाप्त कर देंगे, जब पौधों को समाप्त कर देंगे भोजन नहीं रहेगा तो खुद भी समाप्त हो जाएंगे। तो प्रीडेटर क्या करता है, प्रे की संख्या पे भी नियंत्रण करता है, लेकिन विवेकी भी होता है, उतना ही लेता है जितना भोजन ले, क्योंकि अगर ज़्यादा लेने लग गया तो प्रे नहीं रहेगा तो खुद की मृत्यु हो जाएगी। बात को समझे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंट्रैक्शन है प्रीडेशन। क्या बेटा, प्रीडेशन। यस, इसके बाद में देखिएगा जैसे अपन ने आपको बताया कंपटीशन, स्पर्धा,
तो कंपटीशन के लिए क्या मतलब ग्राफी निरूपण होगा, तो यहाँ देखिएगा कंपटीशन स्पर्धा के लिए ये देखिएगा बेटा कंपटीशन स्पर्धा, और आप अच्छे समझ सकते हैं कि स्पर्धा एक माइनस अपन ने बताया था कि किसी एक जाति की उपस्थिति में दूसरे की आर वैल्यू में कमी आए तो वहाँ स्पर्धा हो रही है और दोनों की आर वैल्यू थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होती है, इसलिए वहाँ दोनों पे अपन क्या करते हैं माइनस। तो वहाँ अपन ने सारी बातें की थी कि स्पर्धा असमान जाति में भी हो सकती है, संसाधन असीमित होने पर भी हो सकती है, लेकिन सामान्यतः क्लोजली रिलेटेड निकट संबंधी में होती है और संसाधन के सीमित होने पे होती है। फिर जो गोसे का स्पर्धा अपवर्जन नियम पढ़ा, लेकिन वो भी ऑलवेज ट्रू हो ये जरूरी नहीं है। सारी बातें आपने की। तो देखिए स्पर्धा के लिए अपन बात करेंगे तो यहाँ इंटरेक्शन में जो दोनों जातियाँ हैं दोनों को आप जानते हैं बेटा, नुकसान होता है, यस, तो वही अपन लेंगे पॉपुलेशन और टाइम टी, पॉपुलेशन यहाँ लेंगे अपन टाइम टी और यहाँ पर लेंगे दो भिन्न जातियों की पॉपुलेशन। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि वहाँ स्पर्धा के अंदर ये इस प्रकार से आप जानते हैं कि नेगेटिव इंटरेक्शन होगी, तो दोनों को ही अपन बात कि नुकसान है, ये भी माइनस और इसके लिए भी क्या होगा माइनस, तो ये आपका स्पर्धा हो गया। यस, इसके बाद में आप देखते हैं नेक्स्ट, यानी आप अभी आपने जो पढ़ा था अमेंसलिज्म आप जानते हैं कि क्या था, अमेंसलिज्म प्रतिजीविता जो था अमेंसलिज्म था बेटा, वो क्या था बेटा जीरो और माइनस। तो अगर इसमें अपन ग्राफीय निरूपण लेंगे अमेंसलिज्म का, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें एक तो क्या रहेगा जीरो, एक तो क्या रहेगा बेटा जीरो, ये लो जी जीरो, और दूसरे को क्या हो जाएगा बेटा, दूसरे को आप समझ सकते हैं कि नुकसान हो जाएगा, ये लो जी माइनस, ये लो माइनस, यस, तो जीरो और क्या माइनस। तो मैंने आपको सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपके सामने शो कर दिए, बात को समझ रहे हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेटा आपके सामने मैंने शो कर दिए, ये सारे ग्राफीय निरूपण होते हैं, इससे बहुत कुछ समझने को आपको मिलेगा जब आप पूरी थ्योरी आपको याद होगी। अब बेटा अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इकोसिस्टम। यस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप नेक्स्ट चैप्टर देखिए इकोसिस्टम। हाँ तो बेटा देखिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी अपन बात करेंगे इकोसिस्टम। पारितंत्र। तो आप समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी का जो 14 चैप्टर यानी 13 चैप्टर था ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट, और वो लास्ट पॉपुलेशन इंटरेक्शन इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन के साथ कंप्लीट हो गया, और अब आपका 14 चैप्टर इकोसिस्टम पारितंत्र स्टार्ट हो गया। यस बेटा, और आपको पता है जैसे अपने आपको इकोलॉजिकल हायरार्की में पारिस्थितिक पदानुक्रम के अंदर सबसे पहली बेसिक यूनिट बताई थी ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म व्यष्टि, फिर उसके बाद पॉपुलेशन समष्टि, और फिर आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की पॉपुलेशन के बीच के इंटरेक्शन से बायोटिक कम्युनिटी जैविक समुदाय, और बायोटिक कम्युनिटी की जो विभिन्न प्रकार की पॉपुलेशन वो आपस में भी इंटरेक्शन करें और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ जैसे इंटरेक्शन करेंगी, तो बायोटिक प्लस एबायोटिक से आपका बन जाएगा इकोसिस्टम। यानी इंडिविजुअल, पॉपुलेशन और कम्युनिटी तक ओनली बायोटिक फैक्टर थे, और अब आपका जो स्टेप आया है वर्ग इस इकोलॉजिकल हायरार्की में पारिस्थितिक पदानुक्रम में इकोसिस्टम, इसमें बायोटिक प्लस एबायोटिक दोनों इंक्लूड होते हैं। यस बेटा, तो देखिए इकोसिस्टम कुछ बेसिक बातें करेंगे और बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट कि इसका स्ट्रक्चरल यानी इसका संरचनात्मक भाग क्या होता है, और फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेचर में फंक्शन होते हैं, तो वो फंक्शन क्या होंगे जो बहुत ही अच्छे से आपको एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इकोसिस्टम पारितंत्र। सबसे पहले बेटा देखो इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, टर्म को किसने यूज किया, तो बेटा अपन कहेंगे कि इकोसिस्टम टर्म गिवन बाई एजी टेंसले।
एजी टेंसले ने बेटा सर्वप्रथम पारितंत्र शब्द का प्रयोग किया था, इस टर्म का प्रयोग किया था। और एजी टेंसले ने इसके लिए क्या शब्द दिया था एजी टेंसले ने? तो सीधी सी बात कहते हैं कि यह प्रकृति के, नेचर के, यह प्रकृति के संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल व कार्यात्मक यानी बेटा फंक्शनल सिस्टम का सिंबल है, यानी बेटा इकोसिस्टम प्रकृति के संरचनात्मक और कार्यात्मक तंत्र का प्रतीक है, सिंबल है। यस बेटा। फिर अपन देखो नेक्स्ट कहते हैं यहाँ पर इपिओडम। इपिओडम कौन है? तो अपन कहते हैं बेटा कि इपिओडम फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी, जो पारितंत्र पारिस्थितिकी है, इकोसिस्टम इकोलॉजी के जो पितामह हैं, फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी इपिओडम। और बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इपिओडम ने जो इकोसिस्टम के लिए जो बात यूज की, बहुत इंपॉर्टेंट। यस बेटा। तो ये क्या यूज की बेटा कि इकोसिस्टम इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ structural and functional part of nature, यस बेटा। देखो इकोलॉजी की बेसिक यूनिट पूछ ली जाए तो ऑर्गेनिज्म, लेकिन एनवायरनमेंट की या नेचर की स्मॉलेस्ट यूनिट पूछ ली जाए, बेसिक यूनिट पूछ ली जाए तो इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ नेचर, यानी यह अपन कहें कि पारितंत्र प्रकृति के संरचनात्मक व कार्यात्मक भाग की सबसे छोटी इकाई है, यानी बेटा अपन कहते हैं कि पारितंत्र प्रकृति, नेचर, प्रकृति तथा पर्यावरण की सबसे छोटी यानी आधारभूत, बेसिक आधारभूत, यानी पारितंत्र बेटा प्रकृति तथा पर्यावरण की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। आधारभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। यस बेटा। पारितंत्र प्रकृति और पर्यावरण की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपकी हो गई। और आप जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आप में लिखूंगा कि आप जानते हो ये ऑटोमेटिक है, स्वचालित, इसको बाहर से चालन करने के लिए कोई एक्स्ट्रा प्रयास नहीं है, स्वचालित है नेचर में, अपने आप ही स्वचालित, ऑटोमेटिक है। यस बेटा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा बेटा कि ये अपन बात बेटा कि स्वचालित, यह स्वचालित इकाई है। क्लियर बेटा। तथा पारितंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ रेगुलेशन, अपना नियमन खुद स्वयं में क्षमता होती है। सेल्फ रेगुलेशन यानी स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन। और आप जानते बेटा कि रेजिस्टेंस तथा रेजिलेंस का गुण पाया जाता है।
यानी बेटा ये प्रकृति की वो इकाई है जो स्वचालित है, ऑटोमेटिक है, सेल्फ रेगुलेटरी, स्वनियमनकारी, अपना स्वयं का रेगुलेशन, स्वयं का नियमन करने की क्षमता होती है, और रेजिस्टेंस, प्रतिरोधन तथा रेजिलेंस का इसमें गुण पाया जाता है। रेजिस्टेंस और रेजिलेंस का गुण पाया जाता है। अब बेटा जी ध्यान से सुनिए कि इसमें रेजिस्टेंस और रेजिलेंस की क्षमता क्या होती है। तो आप जानते हैं बेटा कि देखो रेजिस्टेंस पहले मैं लिखूंगा आपके सामने, रेजिस्टेंस, यस बेटा, तो रेजिस्टेंस की क्षमता क्या होती है, प्रतिरोधन क्षमता, रेजिस्टेंस। प्रतिरोधन क्षमता क्या बेटा, कि जो प्रकृति को नष्ट करने वाले कारक हैं, यानी किसी इकोसिस्टम को नष्ट करने वाले कारक हैं, पहले तो ये आसानी से नष्ट नहीं होगा, उनके प्रति में प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो अपन कहेंगे बेटा कि प्रकृति को नष्ट करने वाले कारकों के प्रति प्रतिरोधकता होती है, यानी आसानी से नष्ट नहीं होगा भी। यस, और फिर आप नेक्स्ट देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिलेंस। रेजिलेंस क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, रेजिलेंस। और मान लो फिर बड़े जलवायु परिवर्तन हो जाएं, बड़े पर्यावरणीय परिवर्तन हो जाएं, तो रेजिलेंस। यस बेटा, तो किसी क्षतिग्रस्त, मान लो क्षतिग्रस्त हो गया इकोसिस्टम, तो किसी क्षतिग्रस्त इकोसिस्टम में, पारितंत्र में, इकोसिस्टम में क्षतिपूर्ति है ना, पुनः क्षतिपूर्ति है ना बेटा, पुनः क्षतिपूर्ति की क्षमता भी पाई जाती है, क्षमता भी पाई जाती है बेटा। यस, पहली बात तो देखो जो प्रकृति के वो कारक जो उसको नष्ट करने में उत्तरदायी होंगे, तो पहली बात तो उनके प्रति इसमें प्रतिरोधकता होगी, आसानी से नष्ट ही नहीं होगा। लेकिन बड़े जलवायु परिवर्तन हो गए, नष्ट हो गया, तो रेजिलेंस, यानी किसी क्षतिग्रस्त इकोसिस्टम में पुनरुद्भवन या क्षतिपूर्ति की क्षमता, किसी क्षतिग्रस्त इकोसिस्टम में पुनः क्षतिपूर्ति की क्षमता, या अपन कहें पुनरुद्भवन व क्षतिपूर्ति की क्षमता। यस, जैसे आप जानते हो कि जंगल में आग लग जाती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन भूमिगत प्रकंद, 37 तना प्रकंद चिरकालिक अंग के रूप में रह जाए, तो फिर कई देर बाद वापस अनुकूल परिस्थिति आती है, तो धीरे धीरे पादप वापस विकसित हो सकते हैं, पादप आकर फिर जंतु आ सकते हैं, तो वापस एक इकोसिस्टम या पारितंत्र डेवलप हो सकता है। यस बेटा, तो रेजिस्टेंस और रेजिलेंस, ये आपके सामने मैंने बात क्लियर कर दी। क्लियर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है बेटा ये। यस, अब आप ध्यान दें बेटा कि कोई भी इकोसिस्टम है, एक पारितंत्र, अपन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे कि एक पारितंत्र स्वतंत्र इकाई के रूप में, पारितंत्र स्वतंत्र इकाई के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखने की क्षमता रखता है। है ना बेटा, ऑटोमेटिक है बिल्कुल, अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कोई भी पारतंत्र है वो स्वतंत्र इकाई के रूप में अपना अस्तित्व, एग्जिस्टेंस बनाए रखने की क्या रखता है, क्षमता रखता है। बात को समझे। लेकिन इस बात के लिए अपन एक नोट अपन लिखेंगे यहाँ पर कि ये कब तक संभव है कि वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व को मेंटेन रखे। तो बेटा अपन कहते हैं कि भाई ये तब तक ही संभव है जब तक इस पारितंत्र से होने वाला आउटपुट, अपने यहाँ पर लाइन लिखेंगे बेटा कि यह तब तक ही संभव है जब तक इस पारितंत्र से होने वाला आउटपुट
बहिर्वाह है, आउटपुट इनपुट अंतर्वाह से कम हो या बराबर हो, ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो। भाई एक पारितंत्र प्रकृति में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की क्षमता रखता है, और ये तब तक ही संभव है जब तक इस पारितंत्र में होने वाले इनपुट यानी जो अंतर प्रवाह है उससे जो आउटपुट होता है, बहिर्प्रवाह होता है, उस आउटपुट से वो इनपुट या तो अधिक हो, है ना, और या अपन बात रही ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो, यानी जो आउटपुट है ना वो इनपुट से कम हो या फिर उसके बराबर हो, तो वो अपना पारितंत्र अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखने में क्या होगा, कैपेबल होगा। बिल्कुल इस प्रकार की उसमें क्षमता पाई जाएगी। बात को समझे। जैसे बेटा कोई भी पारितंत्र होता है तो उसमें मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखिए बेटा, देखिए बेटा कि ये अपन कंसिडर करें कि ये एक इकोसिस्टम है, पारितंत्र है। ये अपन बात कर रहे हैं क्या, इकोसिस्टम, पारितंत्र। अब देखिएगा कि जो ये इकोसिस्टम है, पारितंत्र है, इसमें सबसे पहले मैं आपके सामने बात करता हूं इनपुट की। इनपुट यानी अंतर प्रवाह, ये आगे समझ भी जाएंगे आप इनपुट इसमें क्या क्या है। तो देखिए बेटा इसमें इनपुट अपन बात करें लाइट, सनलाइट, प्रकृति के हरे पेड़ पौधे सबसे पहले सनलाइट को अनट्रैप करते हैं, सूर्य के प्रकाश को, और फोटोसिंथेसिस करेंगे, कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करेंगे और अपना ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे तो प्रकाश। इसके साथ जल, वाटर भी वो एब्जॉर्ब करेंगे, और जल के साथ खनिजों का प्रवेश, जल के साथ खनिजों का प्रवेश। तो देखिए बेटा कि ये उस इकोसिस्टम में, ये आप समझ रहे हैं कि ये आप इनपुट के रूप में दे रहे हैं इकोसिस्टम में। यस, अब आप समझ रहे हैं बेटा कि प्रकाश, जल, जल के साथ खनिजों का प्रवेश। तो आउटपुट के रूप में आपको क्या है ना, आउटपुट के रूप में आप समझ रहे हैं कि जैसे जल, भाई वाष्पीकरण होता है, ट्रांसपिरेशन होता है ना जल का, जलवाष्प रूप में हानि, जल या जल के साथ खनिजों की हानि, खनिजों की हानि। जैसे अपन ने कुछ शाखा पत्ती तोड़ ली तो जल या जल के साथ खनिजों की हानि। इसके लिए आप जानते हो कि अपन ये आप समझ रहे हैं बेटा कि ये आपका क्या हो गया, आउटपुट, ये आउटपुट हो गया। यस बेटा। अब देखो पर कभी कभी अपन बात बेटा कि फर्नीचर के लिए टिम्बर, लकड़ी भी ले लेते हैं। तो नॉर्मल अपन टिम्बर लेते हैं, टिम्बर यानी लकड़ी, तो वो भी आउटपुट ही है। तो नॉर्मली अपन कुछ शाखा या कुछ पार्ट तोड़ ले तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। यस। अब जनरल कंडीशन में आप दिमाग लगा दिए कि यहाँ पे जो इनपुट है वो आउटपुट से ज़्यादा है ना बेटा, जो इनपुट है वो आउटपुट से क्या है, ज़्यादा है। लेकिन मान लो अगर अपन एक कंडीशन लगा दें कि यदि अपन टिम्बर के लिए यानी अपन लकड़ी के, फर्नीचर की लकड़ी के लिए, यदि हम टिम्बर के लिए, जो फर्नीचर की लकड़ी होती है, टिम्बर के लिए अपन बड़े पैमाने पर वृक्षों को काट दें वहाँ से, उस आवाज़ से, तो टिम्बर के लिए यदि हम टिम्बर के लिए अतिदोहन करें, यानी बड़े स्केल पे आपने वृक्षों को ही काट दिया, अतिदोहन करने पर उस पारितंत्र में आउटपुट किससे ज़्यादा हो जाएगा, इनपुट से। और अगर आउटपुट इनपुट से ज़्यादा हो गया तो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा बेटा,
आप जानते हैं कि इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। अगर ये प्रोसेस हो गई तो इकोसिस्टम अनस्टेबल, अस्थायी हो जाएगा, है ना बेटा, अनस्टेबल हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा प्रोसेस करने पर वो नष्ट भी हो सकता है, तो अनस्टेबल हो जाएगा। यस, ये बात आपकी है जो इंपॉर्टेंट नोट है। क्लियर? और ये सारी बातें अपन नेक्स्ट अभी देखो और आगे समझ में आएगी। यस बेटा। अब देखो बेटा कि जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे जल, खनिज, कार्बनिक पदार्थ एक पारितंत्र से दूसरे पारितंत्र में आप समझ सकते हैं कि स्थानांतरित होते रहते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे जल, खनिज, कुछ मात्रा में कार्बनिक पदार्थ एक पारितंत्र से दूसरे पारितंत्र में स्थानांतरित होते रहते हैं। यस। अब देखिए बेटा कि टाइप ऑफ इकोसिस्टम की बात करेंगे हम आपके सामने। तो टाइप ऑफ इकोसिस्टम यानी पारितंत्र के जो प्रकार होते हैं। आप जानते हैं बेटा कि पारितंत्र के प्रकार, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें कि वो नेचुरल इकोसिस्टम में भी नेचुरल प्राकृतिक हो सकता है या आर्टिफिशियल मैनमेड हो सकता है। पारितंत्र आप समझ सकते हैं बेटा कि लार्ज हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं और बहुत छोटे भी हो सकते हैं। यस। और पारितंत्र आप समझ सकते हैं बेटा कि टेम्परेरी अस्थायी भी हो सकते हैं और परमानेंट स्थायी भी हो सकते हैं। यस। तो आप जानते हैं कि स्टेबल भी हो सकते हैं और अनस्टेबल भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा अपन यहाँ बात करेंगे टाइप ऑफ इकोसिस्टम, पारितंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम यानी पारितंत्र के प्रकार। यस बेटा। तो देखिएगा कि जो टाइप ऑफ इकोसिस्टम मैंने आपके सामने हेडिंग डाली है पारितंत्र के प्रकार, तो अपन यहां से लेते हैं, देखो, ताकि पूरा आपको अच्छे से समझा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, पारितंत्र के प्रकार। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, सबसे पहले जो पारितंत्र के प्रकार में अपन बात करते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले नेचुरल, जो प्रकृति में अपने आप बने हैं और प्रकृति की देन है। तो आप समझ रहे बेटा कि नेचुरल, और सारा नियंत्रण भी प्रकृति का, पर्यावरण का होता है उनके ऊपर। तो नेचुरल इकोसिस्टम यानी प्राकृतिक पारितंत्र, प्राकृतिक पारितंत्र। यस बेटा। और दूसरा टाइप जो आपका यहाँ पे होता है बेटा, वो होते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम यानी बेटा मैन मेड, मैं दूसरा पेन लेता हूँ, यानी मैन मेड इकोसिस्टम, जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं। और यहाँ जैविक और अजैविक कारकों पर किसका, मानव का नियंत्रण होगा, वहाँ प्रकृति का नियंत्रण है। तो मैन मेड इकोसिस्टम। यस बेटा। तो आप जानते हैं कि ये आपके कृत्रिम पारितंत्र हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जो नेचुरल होते हैं, तो नेचुरल प्राकृतिक पारितंत्र में यहाँ आप समझ सकते हैं कि दो टाइप फिर आएंगे, और दो टाइप जो आपके यहाँ पे होंगे बेटा, मैं आपको बता दूं कि जो दो टाइप होंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या लिया, नेचुरल, दूसरा आपने क्या लिया, आर्टिफिशियल, कृत्रिम, मैनमेड। और फिर नेचुरल के अंदर जैसे ए फॉर्म और बी फॉर्म। तो ए क्या होता है, एक्वेटिक, जलीय, एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी जलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र जो एक्वेटिक बॉडीज होती हैं, है ना। और यहाँ अपन बात करेंगे बेटा कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी अपन बात करेंगे बेटा स्थलीय पारितंत्र। यस बेटा। अब देखिए कि जो वाटर बॉडीज होती है, जो जलीय पारितंत्र होती हैं, वाटर बॉडीज होती है, तो दो टाइप का जल आपने पढ़ा है आवास में, फ्रेश वाटर
स्वच्छ जलीय, यस। और यहाँ अपन बात करेंगे बेटा क्या, मैराइन वाटर, मैराइन वाटर यानी लवण जलीय या समुद्र जलीय। तो लवण जलीय, यस बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा, जो फ्रेश वाटर होता है, ये इस फ्रेश वाटर में आपने कहा था ना स्टेगनेट, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे जलीय पारतंत्र होते हैं जो लैंटिक, लैंटिक यानी स्थिर जल वाले, यानी ठहरा हुआ जल होता है, स्थिर जल होता है। स्थिर जल तो आप समझ सकते हो बेटा कि पौंड होता है, छोटा तालाब, पौंड, या जैसे लेक, झील। तो तालाब या फिर क्या होता है, झील, तालाब या क्या होता है बेटा, झील। तो वो तो आप समझ सकते हैं कि पौंड या लेक। या जैसे दूसरे आपके होते हैं इसमें लोटिक, लोटिक यानी जो प्रवाही जल, जो पानी बहता रहता है, प्रवाही जल होता है। तो आप जानते हो कि नदी, रिवर, नदी या झरने जो होते हैं, नदी या झरने, रिवर और जो स्प्रिंग होते हैं, झरने होते हैं, तो ये बहते रहते हैं, तो प्रभावी जल हो गया, यस। और बेटा यहाँ पर देखिए कि जो मैराइन वाटर होता है, तो मैराइन वाटर यानी जो लवण जलीय होते हैं, तो लवण जल के लिए अपन बात करते हैं कि जो ओशियंस होते हैं, समुद्र, महासागर, सी, ओशियंस। और इसके अलावा अपन आपके सामने बात करें एस्चुरीज, एस्चुरीज, नदमुख, ये मैं भी समझा दूंगा आगे कि एस्चुरीज क्या होती हैं, यस। तो ये आप समझ सकते हैं कि मैराइन वाटर, लवण जलीय जो आपके पारितंत्र होते हैं, जलीय पारितंत्रों में, जो ओशियन, सी या फिर एस्चुरीज। इसके अलावा तुम अच्छे से जानते हो, मैंने यहाँ पर पहले एग्जांपल दे दिया आपको कि इसके बाद इकोसिस्टम के बाद आगे कोई बड़ी यूनिट होती ही नहीं है, यानी इकोसिस्टम अपना आकार बढ़ाता रहता है। तो बड़े बड़े इकोसिस्टम बायोम, और ग्लोबल इकोसिस्टम आपका जानते हो बायोस्फीयर बताया था, यस। तो बेटा जो शुरू के अंदर देखो आपको इकोलॉजिकल हायरार्की ऐसे लगा होगा कि यार ये पॉइंट क्या है, तो भाई अब अपन 12-13 दिन बाद कहाँ पहुँचे, इकोसिस्टम पे पहुँचे। तो समझना पड़ता है यार, थोड़ा संयम रखना पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने जो फॉरेस्ट बताए, फॉरेस्ट वन, चाहे वो मैंने आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन बताए, चाहे शीतोष्ण टेम्परेट फॉरेस्ट बताए, चाहे मैंने कोनिफर्स शंकुधारी वन बताए, जितने भी फॉरेस्ट होते हैं टेरेस्ट्रियल स्थलीय पारितंत्र हैं। इसके अलावा मैंने आपको कई टाइप के ग्रासलैंड बताए थे, घास स्थल बायोम में, तो ग्रासलैंड, यस, क्योंकि बड़े बड़े इकोसिस्टम ही तो क्या है, बायोम है। तो फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, आपको मैंने बताए थे डेजर्ट, डेजर्ट यानी जो मरुस्थल है, ये सारे आप समझते हो कि स्थलीय पारितंत्र होते हैं, यस बेटा। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, जैसे अपन बात करें मैन मेड, तो जो मानव निर्मित होते हैं, जैसे क्रॉपलैंड, मनुष्य ने कोई फसल लगा दी, तो जो फसल पारितंत्र है, फसल क्षेत्र या फसल पारितंत्र, तो ये आप जानते हो कि कृत्रिम है, पूरा कंट्रोल उसके ऊपर मानव का होता है, तो क्रॉपलैंड हो गया। इसके अलावा जैसे अपन बात करते हैं कि अपन एक्वेरियम लेके आते हैं बेटा, एक्वेरियम, एक्वेरियम बनाते हैं, जैसे फिश का अपन एक्वेरियम लाते हैं ना, जल जीवशाला, एक्वेरियम, यस बेटा। इसके अलावा देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कोई भी बगीचा हो, होम गार्डन हो, होम गार्डन यानी घर पर छोटा सा बगीचा अपन लगाएं, यस। और इसके अलावा जानते हो स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट होता है, जैसे आप वो स्पेस ट्रेवलर, अंतरिक्ष यात्री, वहाँ क्लोरेला, क्लोरेला शैवाल को लेकर गए थे ना, क्लोरेला शैवाल को, तो देखो मानव को वहाँ पर क्लोरेला ऑक्सीजन भी देता है या भोजन भी देता है, भोजन के रूप में यूज करता है मानव, और इस क्लोरेला को ह्यूमन वापस क्या देता है, CO2 देता है। तो ये जो स्पेस क्राफ्ट है, ये भी किस में होगा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में, मैन मेड इकोसिस्टम में। तो ये बेटा आपके टाइप हो गए। अब देखो मैं यही बता देता हूँ, जैसे ये जो नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं, ये नेचुरल इकोसिस्टम प्राकृतिक जो होते हैं, प्रकृति का नियंत्रण होता है, तो ये मोस्ट ऑफ आप जानते हैं बेटा कि ये स्टेबल होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये स्थायी होते हैं, मोस्ट ऑफ स्टेबल होते हैं, पूरी स्टेबिलिटी रखते हैं। और ये आप जानते हैं कि टेम्परेरी, जो अस्थायी होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, यस बोथ, बात को समझे। तो ये आपको मैं आपको वहाँ पर बता देता हूँ कि जो इकोसिस्टम के टाइप्स की बात की आपके सामने, पारितंत्र के प्रकारों की बात की, तो ये सारी बात उसके अंदर आपके सामने हुई।
और इनमें देखो कि इकोसिस्टम बहुत छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। वो सारी बात मैं आपके सामने करूँगा कि बहुत छोटा भी इकोसिस्टम हो सकता है और बड़े भी हो सकते हैं। यस, वो भी आपका टाइप के बेसिस के ऊपर होगा। यस बेटा, अब देखिएगा मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि एस्चुरीज क्या होती हैं, एस्चुरीज क्या होती हैं, और भी कई परिभाषाएं जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यस बेटा, तो देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पर जो डेफिनेशंस होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने सारे टाइप बहुत तरीके से आप समझ चुके हो, नोट कर लिया। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने मैं करता हूँ बेटा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मैं समझाऊंगा कि एस्चुरीज क्या होती हैं। एस्चुरीज क्या होती हैं? नदमुख। यस बेटा, तो नदी के सागर या महासागर में मिलने का स्थल। यस बेटा, तो अपन कहते हैं कि नदी के सागर या महासागर में मिलने का स्थल, मिलने का स्थल कि बेटा आप जानते हो कि नदी मतलब सागर या महासागर में जो मिलने का स्थल होता है उसको आप क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं। क्या कहते हैं भी? एस्चुरीज। और मैं आपको बता दूं कि भाई ये कम गहराई वाला, अपन कहते हैं बेटा कि ये कम गहराई वाला लवणीय जल का क्षेत्र होता है। कम गहराई वाला लवणीय जल का क्षेत्र होता है। यस, तो फिर यहाँ किस प्रकार के पादप पाए जाएंगे? लवणोद्भिद। लवणोद्भिद पादप पाए जाते हैं। यानी बेटा कौन से पादप पाए जाते हैं? हैलोफाइट्स। जानते हो ना, अत्यधिक लवणीय क्षेत्र में जो उगते हैं। और मैंने आपको अच्छे से आपको बताया था, आपको अगर पता होना चाहिए कि भाई जो ये होते हैं एस्चुरीज, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ बेटा, देखो कि भाई मैंने आपको झील का स्थिरीकरण बताया था। तो जैसे झील या कोई भी एक्वेटिक बॉडी स्टार्ट होती है तो एक्वेटिक बॉडी का अथाह जल जो स्टार्ट होता है, अथाह जल, उससे पहले मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा लवणीय क्षेत्र, दलदली या फिर यहाँ पर जड़ी वनस्पति आपको बताई थी मैंने। तो इसको आपने कहा था लिटोरल जोन। क्या कहा था? लिटोरल जोन। अब देखिएगा कि एक तरह से ये जो एस्चुरीज है ये लिटोरल जोन ही है। लिटोरल जोन, पहली बात तो ये बता दूं मैं आपको। यस, और जैसे यहाँ पर लवणीय जो लवणोद्भिद पादप पाए जाते हैं तो इस लिटोरल क्षेत्र में जो एस्चुरीज होती है, लिटोरल क्षेत्र में मैंग्रोव जो वेजिटेशन है, आपने सुना है मैंग्रोव वनस्पति, है ना, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। यस बेटा, अब देखिएगा बेटा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट परिभाषा यहाँ बताने वाला हूँ। और वो इंपॉर्टेंट परिभाषा क्या है बेटा? वो इंपॉर्टेंट परिभाषा है इकोटोन। इकोटोन क्या होते हैं? इकोटोन या एज इफेक्ट। एज इफेक्ट, इकोटोन। जैसे बेटा आप समझ सकते हो कि आपके सामने आया कि दो इकोसिस्टम, यस, दो इकोसिस्टम के संक्रमण क्षेत्र यानी ट्रांजिशन जोन, दो इकोसिस्टम के संक्रमण क्षेत्र को
इकोटोन कहते हैं, इकोटोन कहलाते हैं। यस बेटा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे तो होगा नहीं कि भाई ये बिल्कुल स्थल चल रहा है, स्थल, और ये जल आ गया अचानक, ऐसे नहीं होता है। जैसे स्थल से, स्थल के बाद में कहीं जल आता है, चाहे वो समुद्र हो, चाहे अपन बात करें कोई भी जलीय बॉडी हो, तो पहले अपन बात करें कि थोड़ी नमी आएगी, नम भूमि से आएगी, फिर थोड़ा छिछला पानी, दलदल सा आने लग जाएगा, दलदल से छिछला पानी, और फिर आपकी आएगी एक्वेटिक बॉडी। क्या आएगा बेटा? एक्वेटिक बॉडी आएगी। तो आप जानते हैं ऐसे फिक्स नहीं है कि बस ये स्थल इकोसिस्टम है तो फिर ये जल इकोसिस्टम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो पारितंत्र होते हैं, पारितंत्र, वो आप जानते हैं कि दो इकोसिस्टम के संक्रमण क्षेत्र को आप इकोटोन कहते हैं। यानी पारितंत्र ऐसे, जैसे मान लो कि ये स्थलीय पारितंत्र है और ये जलीय पारितंत्र है, तो ये इन दोनों का संक्रमण क्षेत्र हो जाएगा। ये जलीय पारितंत्र है, बात को समझ रहे हैं। अब आप जानते हैं कि ये स्थलीय पारितंत्र है, ये आपका जलीय है, लेकिन ये इन दोनों का संक्रमण क्षेत्र है, तो ये क्या हो जाएगा? इकोटोन। इकोटोन, क्योंकि ये ट्रांजिशन जोन है, संक्रमण क्षेत्र। अब आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो इकोटोन होते हैं ना बेटा, इकोटोन, ये दो इकोसिस्टम का संक्रमण क्षेत्र होता है। इन इकोटोन की जो विविधता होती है, इकोटोन की जो विविधता होती है ना बेटा, वो आप समझ सकते हैं कि इकोटोन में जीवों की विविधता दोनों इकोसिस्टम की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। आप यहां कह दोगे कि इकोटोन में जीवों की विविधता, जो डाइवर्सिटी होती है, जीवों की विविधता, अगर अपन सेपरेटली तुलना करें तो दोनों ही इकोसिस्टम से अधिक होती है। क्यों बेटा? देखो, यहां स्थलीय पर्यावरण है, स्थलीय वातावरण है, यहां जलीय है, यहां दोनों की कंडीशन मिल जाती है इकोटोन के अंदर। तो ट्रांजिशन जोन है ना, तो इकोटोन में जीवों की विविधता दोनों इकोसिस्टम से अधिक होती है। अब मैं आपको बता दूं कि जो बेटा एस्चुरीज होती हैं, एस्चुरीज जो होती हैं बेटा, ये लिटोरल जोन है। लिटोरल जोन, आपको मैं बता दूं, लिटोरल जोन बताया था। और लिटोरल जोन क्या होता है? इकोटोन। और इकोटोन होता है तो यहाँ की डाइवर्सिटी हाई डाइवर्सिटी है। क्या बताओ? हाई डाइवर्सिटी, उच्च विविधता। तो आप समझ गए हैं एस्चुरीज क्या होती है, आप समझ गए हैं इकोटोन एज इफेक्ट क्या होता है, और इकोटोन की परिभाषा क्या होती है, और इकोटोन में दोनों इकोसिस्टम से विविधता अधिक होती है। और एस्चुरीज भी लिटोरल जोन है, यानी एक तरह का इकोटोन ही है, तो वहाँ की हाई डाइवर्सिटी होती है। बात को समझ रहे हैं बेटा? तो ये सारी बात मैंने आपको समझाई। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहीं पे बताता हूँ बेटा, यस, कि ये जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मैंने आपको बताए थोड़ी देर पहले, जो कृत्रिम पारितंत्र बताए, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, तो मैं आपको बताऊं बेटा कि जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, अस्थायी होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जैव और अजैव कारकों पर किसका नियंत्रण होता है बेटा? मानव का। तो जैव और अजैव कारकों पर मानव का नियंत्रण होता है, जबकि नेचुरल जो इकोसिस्टम होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं, और कई तो बहुत ही ज़्यादा स्थायी होते हैं, जहाँ विविधता, जैव विविधता ज़्यादा होती है उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। यस बेटा? तो देखिएगा कि भाई आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम यानी कृत्रिम पारितंत्र, तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में मानव द्वारा जैविक व अजैविक घटकों का नियंत्रण होता है ना बेटा? यानी जो जैविक और अजैविक घटक हैं उनका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मानव के द्वारा। मान लो फसल के अंदर चूहे ये हो गए, तो मानव तुरंत वहाँ चूहे मारने की दवा डाल देगा। बात को समझे? तो वो उस फसल को प्रभावित ही नहीं कर पाएंगे। बात को समझे? खरपतवार हो गया तो कुछ खरपतवारनाशी छिड़क देगा। तो बताओ, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में मानव द्वारा जैविक और अजैविक घटकों का क्या होता है? नियंत्रण होता है। जब मानव द्वारा नियंत्रण होता है तो कृत्रिम पारितंत्र की, बहुत इंपॉर्टेंट नोट, कृत्रिम पारितंत्रों की विविधता, जो डाइवर्सिटी है, विविधता
तथा स्टेबिलिटी स्थिरता, विविधता व स्थिरता प्राकृतिक पारितंत्रों की तुलना में, प्राकृतिक पारितंत्रों की तुलना में कम होती है। यस बेटा, तो जो कृत्रिम पारितंत्र है उनकी विविधता हो, चाहे डाइवर्सिटी हो और चाहे स्टेबिलिटी हो, वो अपन बात रहा कि जो नेचुरल इकोसिस्टम है उनकी तुलना में हमेशा ही क्या होती है बेटा, कम होती है। यस, इसके अलावा अपन बात करें जैसे बोटनिकल गार्डन जो होते हैं, वानस्पतिक उद्यान, तो बोटनिकल गार्डन में अपन जगह जगह से पूरी जगह जगह से नए पादप लाकर अपन उगाते हैं, लेकिन मानव के नियंत्रण में। अब बोटनिकल गार्डन का विविधता और स्थिरता फसल के तंत्र से तो ज़्यादा होगी, लेकिन प्राकृतिक की तुलना में उसकी भी क्या होगी, कमी होगी। प्राकृतिक की तुलना में बेटा उसकी भी क्या होगी, कमी होती है। बात को समझे? यस। अब बेटा देखो, इस लेक्चर में अपन यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में बेटा अपन इस इकोसिस्टम के बारे में अपन ये बात कहेंगे, जो आप पूरे एनसीईआरटी से वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे भी, इकोसिस्टम बहुत छोटा भी हो सकता है और इकोसिस्टम बहुत बड़ा हो सकता है। पहली बात, इकोसिस्टम बहुत छोटा हो सकता है और बहुत बड़ा हो सकता है। फिर आपने शुरू में क्या बात कही, आपने एक लाइन लिखी थी कि ये प्रकृति की संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल और कार्यात्मक, फंक्शनल, जो नेचर में फंक्शन हो रहे हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सिस्टम का सिंबल है या प्रकृति के संरचनात्मक और कार्यात्मक भाग की सबसे सूक्ष्म इकाई है। इसका मतलब इकोसिस्टम आप अच्छे से जानते हो कि बायोटिक और अबायोटिक, जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है। अब जब जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है तो एक तो इकोसिस्टम का होगा स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, संरचनात्मक गठन। क्या क्या इसकी स्ट्रक्चरल कंपोजिशन आता है, जैसे जो बायोटिक हैं, जैसे पादप प्रोड्यूसर हैं, जंतु कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, तो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। ये स्पीसीज कॉम्पोजिशन, जो एक बायोटिक कम्युनिटी में तरह तरह की पॉपुलेशन, तरह तरह की जातियों का कॉम्पोजिशन होता है, वो संरचनात्मक घटक है। यस, ये तो बायोटिक का हो गया। क्या होगा बेटा, बायोटिक। इसके अलावा अबायोटिक, जैसे आप जानते हो कि सोइल के अंदर जो मिनरल कॉम्पोजिशन होता है, खनिज संगठन होता है, ह्यूमस होता है। यस बेटा, अदर कोई ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, या ये आपका अपन बात बेटा कि जो अबायोटिक, ये भी किस में आ गया, स्ट्रक्चरल में आ गया। उसके बाद इकोसिस्टम में फंक्शंस होंगे, जैसे प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, है ना, डिकम्पोजिशन, अपगठन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, तो ऐसे फंक्शंस होंगे। तो वो सारा स्टडी बेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उससे पहले आप 14 चैप्टर जो है, 14वां चैप्टर जो है इकोसिस्टम, उसके शुरू के 2-3 पेज एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड आप रीडिंग लगा के आएँ। तो बेटा इस लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।